Hello students, welcome to BSc final year physical chemistry lecture series. In this video we'll discuss black body radiation और हमें पता है कि ये black body radiation led to the beginning of quantum mechanics. Now 1900 is a very important landmark in quantum mechanics क्योंकि before 1900 की जो physics है उसे आप classical physics कहते हैं, जिसमें मैकेनिक्स में आप मैकेनिक्स नो दैट इट्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैराडेज की लॉज, फैराडेज कंट्रीब्यूशन या मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ऑप्टिक्स में न्यूटन्स की ही कॉर्पस्कुलर थ्योरी, देन ह्यूजन की वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी को फिर आपको प्रोमिनेंस मिला फ्रॉम द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नाउ क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले लोगों का ये मानना था कि फिजिक्स के सारी थ्योरीज हमने डेवलप कर लिए, सारे फिनोमेना जो नेचर में होता है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. पर हमें पता है कि कुछ फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से क्लासिकल फिजिक्स fails to explain this is important MCQ question जो आपके एग्जाम में आता है. One is black body radiation की spectral distribution. Second is photoelectric effect जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. Then spectrum of atoms और molecules जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. फिर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर. तो ये कुछ प्रोमिनेंट फिनोमेना है जो एक्सपेरिमेंट्स हुए which was not explained by the theories of classical physics. जिसमें सबसे प्रोमिनेंट, क्योंकि यहां से आप कहेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ, was the black body radiation. Now ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी सब्सटेंस पे अगर एक रेडिएशन आपका इंसिडेंट होता है, आप लाइट कहते हैं जब वो विजिबल रेडिएशन होते हैं, आप विजिबल रीजन में होते हैं, नहीं तो यूवी, आईआर, विजिबल, ये सारे रेडिएशंस के पार्ट्स हुए आपके. तो जब रेडिएशन एक सब्सटेंस पे आपका इंसिडेंट होता है तो तीन तरह के फिनोमेना होंगे. या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, या नहीं तो वो ट्रांसमिट होगा, या नहीं तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. एक ब्लैक बॉडी वो सब्सटेंस होता है, ब्लैक बॉडी आर दो सब्सटेंस which absorb all the radiations incident on it. ना ही रिफ्लेक्ट होगा, ना ही आपका ट्रांसमिट होगा. जितने भी रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट होगा वो सारा का सारा आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा. प्रैक्टिकली आप इसे एक ब्लैक बॉडी बना सकते हो कि आप एक स्फेयर ले लो, हॉलो स्फेयर, अंदर से खोखला है आपका, उसके अंदर के सरफेस को आप थोड़ा रफ कर दो और इसमें एक पिन होल कर लो और इसे ब्लैक कलर से पेंट कर दो. तो इसमें जो भी इंसिडेंट आपका इसके अंदर जाएगा वो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर के अल्टीमेटली उस सारा का सारा आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब
अगर कोई सब्सटेंस पे रेडिएशन गिर रहा है और वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो एक तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस साइमल्टेनियसली आपका एनर्जी एमिट भी कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी है हमारा, इसका मतलब है कि वो रेडिएशन तो एब्जॉर्ब ही कर रहा है, बट साथ साथ आपका रेडिएशन एमिट भी कर रहा है। तो हम कहेंगे ब्लैक बॉडी आर नॉट ओनली गुड एब्जॉर्बर, दे आर नॉट ओनली गुड एब्जॉर्बर, बट दे आर ऑल्सो गुड एमिटर। अब क्या, एंड इट्स नॉट ओनली ब्लैक बॉडी, कोई भी सब्सटेंस आप लोगे तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ आपका एमिट भी करेगा। पर ब्लैक बॉडी के अलावा जो बाकी सब्सटेंस होंगे वो 100% एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ वहां रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ आपका ट्रांसमिट होगा। बट ब्लैक बॉडी केस में जो भी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होंगे वो 100% आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा। अब यहां पे एक लॉ आया, किर्चॉफ्स लॉ, आई थिंक इन 1859। तो किर्चॉफ्स लॉ का ये कहना था कि किसी भी सब्सटेंस का इमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट सब्सटेंस। इमिसिव पावर होगा कि हाउ मच रेडिएशन इज एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और एब्जॉर्प्टिव पावर होगा आपका, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, इमिसिव पावर इज हाउ मच रेडिएशन इज एमिटेड per unit area per second, and absorptive power will be how much radiation is absorbed per unit area per second, also called absorbance. तो ये जो रेशियो है, this is found to be independent of nature of substance. हर सब्सटेंस का ये जो रेशियो है आपका वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट इज नथिंग बट द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर है आपका, क्योंकि एब्जॉर्बेंस ब्लैक बॉडी का तो आपका 100%, मतलब एब्जॉर्बेंस की वैल्यू विल बी 1 फॉर ब्लैक बॉडी। अब अगर मैं ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, अपने डे टू डे लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मान लो आप एक आयरन रॉड लेते हो और उससे आप हीट करते हो, तो हीट करने से पहले आप देखोगे कि उसकी जो कलर, जो आयरन की कलर है वो कलर आपका दिख रहा है। उससे नो डाउट कुछ उसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है और वो एमिट भी कर रहा है। बट रूम टेम्परेचर पे आयरन रॉड जो रेडिएशन एमिट कर रहा है आपका, मोस्टली वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। तो मान लो ये रूम टेम्परेचर पे आपका T1 टेम्परेचर पे है आपका, और T1 टेम्परेचर पे दिस U lambda is the amount of energy emitted at a particular wavelength per unit area per second. तो अभी ये वेवलेंथ, तो ये सारे, और जो कलर होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ, जो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी है उसे कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो मान लो टेम्परेचर T1 पे जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आपका IR रीजन में, इसलिए वो कलरलेस, आपका कलर दिख नहीं रहा है। पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयरन रॉड की आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट करोगे, तो आप देखोगे पहले वो रेड कलर का आएगा, बनेगा, और भी हीट करोगे तो वो आपका ब्लू की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें विजिबल रीजन के कलर्स आने स्टार्ट हो गए, और विजिबल रीजन का जो हायर वेवलेंथ, मतलब लो एनर्जी वाला जो कलर होगा वो आपका रेड होगा। तो ये रेड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है शुरुआत में, और आप और भी कलर ऐड करते जाएं, तो फिजिक्स में आपको पता है ना कि रेड, विवग्योर, तो सारे कलर को ऐड कर दोगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा आपका। तो जैसे जैसे इसमें और भी विजुअल पार्ट, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे विजुअल पार्ट की रेडिएशंस आपके एमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कलर आपका वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीजन अब आपका ब्लू की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब लोअर वेवलेंथ के साइड पे, और वो ब्राइटर भी होता जाएगा, मतलब इंटेंसिटी भी आपकी बढ़ रही है।
ये आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है जब आप कोई भी मटेरियल को आप हीट कर रहे हैं। और अगर मैंने ब्लैक बॉडी लिया तो ब्लैक बॉडी तो वो होता है जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और सारे तरह के रेडिएशंस एमिट करते हैं। पर मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन एमिट हो रहा है और जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो वाली कलर आपको दिखेगा। तो यहां पे फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में 1900 से पहले लोगों ने कोशिश की इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें एक प्रोमिनेंट आया आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की इक्वेशन क्या है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेट्स द वेवलेंथ corresponding to the maximum intensity lambda maximum at that particular temperature। तो ये देखा गया कि कोई भी आप स्पेक्ट्रल ले लो, किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, उस टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ corresponding to मैक्सिमा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज फाउंड टू बी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.898 into 10 power minus 3 मीटर केल्विन। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मींस आप टेम्परेचर बढ़ाओ, वेवलेंथ विल, मैक्सिमम वेवलेंथ विल डिक्रीज। अब टोटल रेडिएशन कितने एमिट हो रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वहां भी एक लॉ आया फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, एंड दैट वाज गिवन बाय total energy emitted U is proportional to the fourth power of temperature, and that is Stephen Boltzmann is proportional to the fourth power of temperature multiplied by some constant. So this is Wien's displacement law and this is Stephen Boltzmann law। और ये ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो टोटल एनर्जी एमिट हो रहे पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, टोटल एरिया विद इन द कर्व, वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टोटल एनर्जी आपका 16 टाइम्स इंक्रीज हो। दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। बाकी बॉडी में क्या होगा, समथिंग दिस यू विल बी सम कांस्टेंट सिग्मा टी की पावर 4, where sigma constant value will be less than 1. For black body this constant is 1, for other substance will be less than 1। ठीक है, ये सारे इक्वेशन तो क्लासिकल फिजिक्स से आ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स वाज एबल टू एक्सप्लेन कि टोटल एनर्जी एमिट का रिलेशन विद टेम्परेचर क्या होगा। पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना एनर्जी एमिट हो रहा है, दैट इज यू लैम्डा, मींस हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब ये लैम्डा है हमारा और ये मान लो डी लैम्डा है, तो ये वैल्यू ये, so that will be nothing but u lambda d lambda। अब ये वाली जो वैल्यू है ये क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लोगों ने कोशिश की टू गेट द वैल्यू ऑफ u lambda into d lambda फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें एक कोशिश हुआ वीन ने किया, वीन रेडिएशन लॉ। उनका ये कहना था कि दिस u आप वेवलेंथ के टर्म में ले लो या फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले लो, कि u न्यू मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू, इन द रीजन न्यू से न्यू प्लस डी न्यू इज proportional to the cube of new frequency to some constant multiplied by some function of temperature and frequency। जो कि उन्होंने एक इक्वेशन दिया, some constant nu की power 3 e to power minus some constant nu by t। so qualitative form में this
equation was able to explain the, क्योंकि आप इसे प्लॉट अगर उल्टा मैं करूं, दिस इज यू न्यू डी, न्यू के टर्म्स में ले आप, जैसे वेवलेंथ इधर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी इधर घटेगा आपका, तो आपका प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। तो दिस इज एट, मान लो टेम्परेचर T1 पे आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर T2 पे आपका कुछ ऐसा आएगा, टेम्परेचर 3 पे ऐसा आएगा आपका, दिस इज एट T1, दिस इज एट T2, दिस इज एट T3, उल्टा होगा, मतलब ये वेवलेंथ आपका घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये वाली जो इक्वेशन है जो वीन ने दिया, दैट वाज समहाउ जो हायर फ्रीक्वेंसी पे दिस इक्वेशन मैचेस विद द डेटा मैचेस एट हायर फ्रीक्वेंसी, बट लोअर फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है वो इस इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा था। देयर वाज अनदर अटेम्प्ट मेड बाय रेलिग एंड जीन्स लॉ। इन्होंने क्या कहा कि रेलिग्स एंड जीन्स ने, कि अगर आप मान लो एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हो, आप 3D बॉडी ले रहे हो, कि जो रेडिएशन है वो वॉल ऑफ द कंटेनर से रिफ्लेक्ट हो करके इट विल फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स, और उन्होंने कहा ये जो स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होगा वो आपका ऑसिलेटर का काम करेगा, एक्ट एज ऑसिलेटर्स। और फिर उन्होंने देखा कि कितने ऑसिलेटर्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में होंगे। So mathematically they found that this number of oscillators having frequency between nu and nu plus d nu is found to be 8 pi nu square by CQ. I'm not going to the derivation part. और फिर इनके जो एवरेज एनर्जी होंगे, ऑसिलेटर्स के जो एवरेज एनर्जी हैं, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट लगा करके निकाला गया कि एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी, कि भाई ई एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं, वो कैसे निकाला गया कि इंटीग्रल ऑफ बाय समहाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी ई। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे इस तरह के इक्वेशंस आएंगे, e टू पावर माइनस ई by Boltzmann constant into temperature. So that's the probability of oscillators having energy E. और एनर्जी वेरीज फ्रॉम, और क्लासिकल फिजिक्स में ये माना गया था कि कोई भी प्रॉपर्टीज जो होता है वो उसकी वेरिएशन आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। सो एनर्जी आपका जो वेरी हो रहा है वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, और एनर्जी तो टोटल इंटीग्रेट करने के लिए आपने 0 to infinity लिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकालने के लिए जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे from 0 to infinity, or if you do the calculation this is found to be equal to kb, that's Boltzmann constant into temperature. So number of oscillators इतने हुए आपके, और उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो kbt आ रहा है हमारा। तो इन दोनों को मिलाकर के जो इक्वेशन बनेगा कि टोटल एनर्जी emitted at frequency nu in the range of nu to d nu will be equal to 8 pi nu square CQ into kb into t d nu. That's the equation which was obtained by the concepts of, जो भी उन्होंने स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट लिया, एंड एवरेज एनर्जी जहां निकाला गया कि भाई एनर्जी जो वेरिएशन है वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो ये रेलिग जेन्स ने ये इक्वेशन डिराइव किया फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और अगर आप c इक्वल टू न्यू लेमडा, लेमडा के न्यू की जगह पे c बाय लेमडा डाल करके और फिर डी न्यू को रिप्लेस करोगे डी लेमडा के टर्म्स में, तो आपका वेवलेंथ के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अब
अगर आप इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल से मैच करने की कोशिश करें आप, तो आप देखोगे कि मान लो ये प्लॉट है आपका यू न्यू और ये फ्रीक्वेंसी आपका, तो एक्सपेरिमेंट तो आपका ऐसा आ रहा है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है रिजल्ट। और इस इक्वेशन से ऐसा आ रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, ये डी न्यू कैंसिल कर दो, तो यू न्यू विल बी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के बी टी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे आपका यू न्यू विल इंक्रीज। सो फ्रॉम रेलिक जीन्स लॉ आपका लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो मैच हो रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, बट हायर फ्रीक्वेंसी पे आपका ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बढ़ करके घट नहीं रहा है आपका, ये आपका आ रहा है फ्रॉम द रेलिक जीन्स लॉ। तो क्लासिकल फिजिक्स में देखा आपने कि वीन्स रेडिएशन लॉ हायर फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच हो रहा है, और रेलिक जीन्स लॉ लोअर फ्रीक्वेंसी डेटा से मैच हो रहा है, बट हायर फ्रीक्वेंसी में तो ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में खूब आते हैं। तो रेलिक जीन्स लॉ की जो आपकी प्रॉब्लम है दैट इज कि हायर फ्रीक्वेंसी पे डज नॉट मैच विद एक्सपेरिमेंटल, और ये फेमस फिजिक्स में कहा जाता है दिस इज समथिंग अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। अब यहां पे मैक्स प्लैंक की एंट्री होती है। नाउ मैक्स प्लैंक इन 1900 उनका ये कहना था कि जो आपका बॉडी आपने लिया, वॉल ऑफ द कंटेनर और स्टैंडिंग वेव के बीच में आपका इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है वो आपका एनर्जी इमिट कर रहा है, और जो स्टैंडिंग वेव ऑसिलेटर्स है आपका कंटेनर में जो बन रहा है आपका ऑसिलेटर्स, वो आपका जो एनर्जी सरफेस ने, जो वॉल ने इमिट किया, वो आपका ऑसिलेटर एब्जॉर्ब करेगा। फिर जो ऑसिलेटर है वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो वॉल ऑफ द कंटेनर एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एक इक्विलिब्रियम इनके बीच में मेंटेन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम आपके होने के कारण एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट रहेगी। पर उन्होंने कहा कि जो एनर्जी आपका वॉल एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, या ऑसिलेटर जो एनर्जी एमिट कर रहा है या जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर रहा। उन्होंने क्या किया कि जो एवरेज एनर्जी आप जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, वहां पे आपका इंटीग्रल था, उन्होंने इसे रिप्लेस किया कि जो एनर्जी था वो एनर्जी आप मैक्स प्लैंक ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया बाय द इक्वेशन एन एच न्यू। ये जो एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन कैन हैव वैल्यू 1 2 3 4 इंटीग्रल वैल्यू, और जो आप एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो अब फॉर्मूला जो हो जाएगा एवरेज एनर्जी का, इंटीग्रल के जगह पे आपने समेशन कर दिया, समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ई के जगह पे आपने एन एच न्यू, ई टू पावर अगेन ई के जगह पे एन एच न्यू अपॉन के बी टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स के लिए n1 to infinity e to power minus nh nu upon kbt. This is the trick, mathematical trick which Max Planck tried. तो सिंपली उन्होंने मॉडिफाई किया कि जो रेलिक जीन्स का जो डेरिवेशन था उसमें जो एवरेज एनर्जी निकालने का तरीका था वो उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर के आपका डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आपका एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है।
और ये h की वैल्यू बहुत ही कम है। इस h को ये बाद में अब कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। द वैल्यू वाज 6.6 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। और अब जो आपने ये कैलकुलेशन करोगे देन फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा दैट विल बी h न्यू अपॉन e टू पावर h न्यू बाय kt बोल्ट्जमैन कांस्टेंट -1. So now the final expression for the energy emitted at a particular frequency d nu, energy emitted per unit area per second, will be number of oscillator that was 8 pi nu square upon c cube into average energy of the oscillator, that is h nu on e to power h nu upon kbt -1. और अब इंटू डी न्यू, और डी न्यू कैंसिल करो तो यू न्यू का वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब अगर आप इसे प्लॉट करते हो, दिस परफेक्टली मैच विद द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डेटा, कि जो आपकी ये जो प्लॉट है आपका, इससे पूरा का पूरा ये मैच करने लगा। अगर आप इसे वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो ये टोटल आपका तो हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर न्यू न्यू क्यूब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं कि यू न्यू के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर 3 अपॉन सी क्यूब इंटू एच ई टू पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1। और वही अगर आप इसे वेवलेंथ के टर्म्स में लें तो आपको पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू अपॉन C is nothing but 1 upon lambda. So nu cube upon c cube will be 1 upon lambda की पावर 3. तो nu cube upon c cube की जगह पे 1 upon lambda 3 लिख सकते हो आप. So that's a d nu. और nu is c by lambda. So if you differentiate nu with respect to lambda, so it will be nothing but 1 upon lambda का -1 upon lambda square आएगा. तो c upon lambda square d lambda. So in place of d nu, तो अब आप इसे रिप्लेस करें तो दिस विल बी इक्वल टू 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब की जगह पे लेमडा क्यूब 1 अपॉन लेमडा क्यूब h, और डी न्यू के जगह पे आप c बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अब देखिए माइनस मिलेगा, माइनस सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि न्यू अगर आपका इंक्रीज होगा तो लेमडा आपका डिक्रीज होगा, ये सिंपल हमारा। तो ये वाला माइनस यहाँ पर, इसकी बस माइनस सिग्निफिकेंस इतनी है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ आपका घटेगा। यहाँ पे जब आप डी न्यू को रिप्लेस करेंगे टेक सिंपली सी डी लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, सो दिस विल बी डी लेमडा दैट अपॉन, और ये हो जाएगा ई एच लेमडा के जगह पे सी बाई लेमडा के बी टी -1। सो ये टोटल आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा की पावर 5. So this is, this you'll write as now u lambda d lambda. So this final expression will be u lambda, u in terms of wavelength. So u lambda will be proportional to 1 upon lambda ki power 5. That's the final thing. So Max Planck ne, using the principle of discreteness, lumpiness, मतलब कहते हैं कि जो एनर्जी आपका एक्सचेंज होगा वो आपका छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगा, या तो 1h नहीं होगा, नहीं तो 2h नहीं होगा, तो 5h नहीं होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका एनर्जी नहीं एक्सचेंज होगा। कोई इसके लिए इसके पहले कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था आपका। पहली बार जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कर्व मैक्स प्लैंक ने एक मैथमेटिकल ट्रिक खेला, और ये यहां से आपकी बिगनिंग हो गई क्वांटम थ्योरी की, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपका छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होंगे आपके।